पड़ी बेकार बैठ्यान, हमारा नौनों को भी ख्याल रख्यान। लेखी पड़ी बेकार बैठ्यान, हमारा नौनों को ख्याल रख्यान। ख्याल रख्यान, ख्याल रख्यान, पहली अपड़ा लगोलू रे, मारतानी आखिरी दो। हर विभाग में हाकम बैठा हुआ, जो भी विभाग देखो आप, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई एक हाकम है, जिससे नेताओं को भी सुविधा होती है, अधिकारियों को भी सुविधा होती है। तो ये हाकम ये पेपर लीक वाले मामले में ही नहीं हैं, बहुत सारे विभाग हैं। मुझे तो एक ही उम्मीद नज़र आती है नौजवान पे, कि नौजवान बच्चे जिनके हक हकूक़ मारे जा रहे हैं, जिन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है इस राज्य में, उन्हीं को आगे आना पड़ेगा। और ये सफाई होनी चाहिए, वो चाहे चुनाव के माध्यम से हो या चाहे आंदोलनों के माध्यम से हो, लेकिन सफाई की बहुत ज़रूरत है इस राज्य में। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तराखंड के लिए एक ऐसा समय जब युवा योग्य होने के बावजूद सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। उसकी जो नौकरी उसे मिलनी चाहिए थी, वो माफियाओं की कारगुजारी की भेंट चढ़ गई, जिसमें कि अभी जांच चल रही है और 29 लोग पकड़े गए। और यहां राजनेताओं ने अपने विशेषाधिकार के नाम से अपने अपनों को भर्ती कर लिया। इन सब घटनाक्रमों से आज पूरे प्रदेश में एक तरह का आक्रोश है। और उस आक्रोश में जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने एक दौर में जो गाना गाया था आज से 25 साल पहले, कि साहब आप कितनी भी ताकत लगा लो, आखिरी दम तक पहले मैं अपने ही लोगों की नौकरी लगाऊंगा, वो बड़ा प्रासंगिक दिखाई देता है। उन सभी मुद्दों पर आज मैं बात करने के लिए आया हूं नरेंद्र सिंह नेगी जी से। नेगी जी, आपका बहुत अभिनंदन। आपने जो गीत लिखा कि पहली अपनों का लगोनू ले, मार ताणी आखिरी द्यों, तो आजकल इस गीत की धूम मची है सोशल मीडिया में। आपको क्या लगा था कि एक दिन ये सब निकल कर आएगा, सामने आएगा और आपकी बात सच साबित होगी? नहीं, ये तो बहुत पुराना गीत है और ये तो चल रहा था उत्तर प्रदेश के ज़माने से। और हमको भी सारी खबरें तो रहती हैं अंदर बाहर की, कि क्या किस नेता का चाल चरित्र, सब ये सबकी नज़र में, हमारे ही नहीं पूरी जनता की नज़र में रहता था, लेकिन लोग बोलते नहीं थे। और उससे नेताओं के हौसले भी बढ़ते चले गए। और उसी पर ये व्यंग था कि नेता बने की दिखोलू रे, मार ताणे आखिर दां। तो ये गीत नेताओं, जो नए नेता हैं, पुराने नेता हैं, ये उनकी मानसिकता पे था। कि उसमें एक पंक्ति है कि लोग पूछते हैं नेताजी से कि भाई भ्रष्टाचार के बारे में क्या विचार हैं आपके जी। तो वो कहता है ये बात मैं पार्टी पूछ के बताऊंगा, पार्टी तय करेगी कि क्या भ्रष्टाचार है और क्या नहीं है, तब मैं जवाब दूंगा। क्योंकि आपके अपना तो है नहीं ऊपर, तो जो पार्टी कहेगी वही। अगर पार्टी कहेगी कि नहीं, पार्टी के लिए धन इकट्ठा करना भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं कहूँगा भाई भ्रष्टाचार तो नहीं है ये काम। या शराब के मामले में या दूसरे मामलों में पैसा लेना खाना, ये भ्रष्टाचार नहीं है, तो मैं कहूँगा कि भाई ये भ्रष्टाचार नहीं है। तो इस किस्म से उनकी अपनी सोच अगर होती अच्छी और बेहतरीन सोच होती है, उत्तराखंड के विकास और उत्तराखंड के हित में कोई सोच होती, तो आज हमें नज़र भी आता। लेकिन सब सोच जो है वो लोगों की जितनी भी उम्मीदें थी, जितनी आशाएं थी, वो सारी मिट्टी में मिल गई, पानी में चली गई। ऐसा एहसास हो रहा है इन घटनाओं से, जिस किस्म से भ्रष्टाचार का बोलबाला उत्तराखंड में हो रहा है और फिर पकड़ में आ रहा है और जनता के सामने खुल रहा है। तो ये दुर्भाग्य है इस राज्य का। आपने कहा कि जनता की चुप्पी ने हमारे राजनेताओं को मौका दे दिया, उनके हौसले बुलंद कर दिए। तो आपको लगता है कि अगर जनता बोलती और समय रहते ये आवाज़ उठाती, तो शायद आज जो युवाओं के साथ हो रहा है वो नहीं होता? बिल्कुल यही होता। अगर जनता जागरूक होती और जनता वोट देते समय थोड़ा अकल का साथ काम करती और इन नेताओं के पुराने रिकॉर्ड खंगालती और देखती कि उन्होंने यूपी में क्या किया और यहाँ क्या कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ता।
वोट देने में पड़ता और सरकारें बनाने में भी उसका असर पड़ता। लेकिन कुछ कमियां हमारी पब्लिक की भी हैं, जनता की भी हैं, जिन्होंने इनके हौसले इस तरह बुलंद किए हैं कि कुछ नहीं होता जी। जो आप अखबार जब रोज पढ़ते हैं और आपको हर दिन एक नई खबर आती है कि साहब फला भर्ती में भी घोटाला हुआ है, क्या आप सोचते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत स्टेट के लिए काम किया है, कल्चरली बहुत काम किया है, लोगों को जागरूक करने का बहुत काम किया है? अब क्या करें भट्ट जी, अब कहते हैं ना, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वही स्थिति है हम लोगों की। और जब तक थोड़ा जोश खरोश था तो हमने लिखा भी, गाया भी जगह जगह मंचों पे, और जहाँ भी मौके मिले हमने गाया। लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि हम भी थक गए हैं, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं थके हैं अपनी कारगुजारियों से। और अब युवाओं को ही आगे आना चाहिए, जिनके हक हकूक़ मारे जा रहे हैं। अब युवाओं को चाहिए कि वो आएँ, आंदोलन करें और ये दिखाएं कि नहीं भाई, अभी हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे उत्तराखंड में, और उसके नतीजे भी सामने आएंगे। लेकिन अगर आप केवल इसी इंतज़ार में हैं कि कोई आए और हमको ये हक दिलवाए, तो वो नहीं हो पाएगा। एक और बात जो सामने आ रही है कि जिस तरह से विधानसभा में, और ये कोई पहली बार नहीं, क्योंकि पूर्व स्पीकर ने कहा साहब ये तो जब से राज्य बना तब से परिपाटी चली आ रही है अपने अपने को लगाने की, और वो लगातार जारी है कि ज़्यादातर राजनेताओं ने अपने अपनों को नौकरी पे लगा दिया, और जो प्रक्रिया होती है नौकरी देने की उसे फॉलो नहीं किया, और उसको दे दिया एक विशेषाधिकार का नाम कि साहब हमारे पास ये विशेषाधिकार है इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। नहीं, नेताओं ने तो ये किया ही है, लेकिन अधिकारी, भाई फाइलें तो अधिकारी बनाते हैं, नियम कानून भी अधिकारी जानते हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने कभी ये नहीं रोका कि ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नियम नहीं है, हमें ये नियम के हिसाब से करना पड़ेगा, पोस्टें जो हैं वो प्रचारित करनी पड़ेंगी, उसमें सारे लोग आएंगे। उत्तराखंड के बेरोज़गार केवल तुम्हारे परिवार के थोड़ी बेरोज़गार हैं भाई, पूरे राज्य में बेरोज़गारी फैली हुई है। तो उन्होंने भी हथियार डाल दिए, कंप्रोमाइज़ कर दिया नेताओं के आगे, और नेता तो खैर नेता ही थे, उन्हें तो उनका चाल चरित्र तो हम उत्तर प्रदेश से जानते थे। एक तरह का नेगी जी, ये संगठित अपराध जिसे हम कहते हैं वो सब में दिख रहा है, मतलब जितने भी ये घटनाक्रम आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑर्गेनाइज वे में किया गया है कि अपने पसंद के अधिकारियों को लाओ, फिर उनसे पॉलिसी ठीक कराओ, फिर उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाओ, ट्रांसफ़र करा दो, और जो लोग नहीं करना चाहते उनको हटा दो। हाँ, ये बात तो थे, ये तो ये चरित्र बन गया है राजनीति का कि अपनी पसंद के नेता जो उनके हर बात को डिटो करें, जो उनके हर काम को, गलत काम को ख़ास तौर से डिटो करते रहें और चुपचाप रहें और उसमें भागीदारी निभाएं। तो ये तो रहा है शुरू से, और उत्तराखंड बनने के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। आपको लगता है कि इसमें ज़्यादातर राजनेता बोल भी नहीं रहे कि साहब आपके प्रदेश में इतना सब कुछ चल रहा है और ज़्यादातर उन्होंने चुप्पी साध ली है? इस चुप्पी के लोग मायने नहीं समझ पा रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातों में उपवास रख लिया करते थे, जो सड़क पे आ जाया करते थे, जो गांधी जी को याद कर लेते थे, जो शहीदों को याद कर लिया करते थे, वो भी उन्होंने भी चुप्पी साध ली है आजकल। हाँ, वो विपक्ष की जो जिम्मेदारी थी वो तो निभा नहीं रहे हैं। पहले तो विपक्ष रहा नहीं, आज जो कुछ बचे हुए हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, और जिस तरह से अगर कहीं वो नज़र भी आते हैं तो केवल अपनी पार्टी का हित देखते हैं, जनता का हित नहीं देखते हैं, उस पर वो आंदोलन कर लेते हैं। लेकिन जो विपक्ष की जिम्मेदारी थी, और विपक्ष की जिम्मेदारी ये भी थी कि वो जनता को अपने साथ जोड़े, उनकी सहभागिता से आंदोलन को आगे बढ़ाए, और जहाँ जहाँ ये घोटाले, ये गलत काम हो रहे हैं, इन गलत कामों का पर्दाफाश करे और इन कामों को, इन गलत चीज़ों को कोर्ट तक ले जाए। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। अब मैं दो जो पूर्व स्पीकर हैं उन्होंने जिस तरह से बयान दिए, जो पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल हैं, बोले हाँ मैंने अपने बच्चों को लगाया, वो बेरोज़गार थे और योग्य थे। फिर जो पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल है उन्होंने कहा हाँ मैंने लोगों को लगाया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को लगाया है, ये सब नियमों के साथ हुआ है, इसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और ये हमेशा से होता आया है। आपको लगता है ये हमेशा से होता आया है, अब ये कहीं ना कहीं स्टॉप होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए? नहीं, हमेशा से होता, हमेशा से तो भ्रष्टाचार भी होता आया
है ना। तो अगर आप उसको सही मानते हैं कि जो पहले हुआ है वो भी आगे चलेगा, है ना, तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्वस्थ राजनीति है और ये स्वस्थ परंपराएं हैं कि पहले जी ऐसा होता रहता था, इसलिए इस समय हमने भी वही किया जो पिछले वालों ने किया। तो फिर सरकारें क्यों बदलती हैं? अगर पहली सरकार जैसा काम आपने इस समय भी करना है तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है? फिर पहली वाली ठीक है अगर यही चलना है तो। लेकिन अब समस्याएं ये हैं ना कि मैं फिर घूम फिर के वहीं आऊँगा कि नेता भी हम उन्हीं लोगों को बनाते हैं, उन्हीं भ्रष्ट लोगों को दोबारा से सत्ता सौंपते हैं और छोटे छोटे लालच को पकड़ते हुए, लेकिन पूरे राज्य का को दृष्टि में नहीं रखते हैं कि पूरे राज्य का हित करने वाले कौन कौन लोग हैं। कुछ जो अच्छे लोग हैं वो पार्टियों में बंटे हुए हैं, उन्हें जिन्हें हम लोग थोड़ा सही मानते हैं कि ये आदमी आगे जाके इस राज्य की दुख परेशानियों को विधानसभाओं में उठाएगा। अब वो पार्टियों में बंटे हुए हैं, जनता उस हिसाब से वोट देती है और वो लोग फिर घूम फिर के फिर वही लोग आ जाते हैं राजनीति में, और जिस ढंग से उनको चलना है वो तो वैसे ही चलेंगे। आपने सुना होगा कि एक हाकम सिंह नाम का व्यक्ति पकड़ा गया जिसने इस पूरे नकल माफिया गिरोह में जिसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन आपको लगता है कि हमें बाकी हाकम सिंहों पे भी हाथ डालने चाहिए जो बड़े हाकम सिंह हैं, और इन लोगों को भी हमें कानून के दायरे में लाकर जो उन्होंने गलत किया उसकी सजा दिलवानी चाहिए? भट्ट जी, हर विभाग में हाकम बैठा हुआ, जो भी विभाग देखो आप, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई एक हाकम है जिससे नेताओं को भी सुविधा होती है, अधिकारियों को भी सुविधा होती है। तो ये हाकम ये पेपर लीक वाले मामले में ही नहीं हैं, बहुत सारे विभाग हैं। एक मेरे मित्र हैं रावत जी, उन्होंने एक सौर ऊर्जा का एक प्लांट लगाया था अपने गांव के पास में। वो भी बता रहे थे कि मुझसे उरेडा के जो अधिकारी हैं उनको केंद्र की वो योजना है और केंद्र ने वो लेटर भी दिखाया उन्होंने कि ये केंद्र ने जो है कहा है प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड प्रदेश सरकार को, कि जब तक आप इनको ये सब्सिडी नहीं बांटेंगे हम आपको इस योजना में पैसा नहीं देंगे। उन्होंने वो पेपर दिखाए और उन्होंने कहा कि लेकिन उसके बावजूद भी एक अधिकारी को कह रहे थे कि वो 30 लाख रुपए मुझसे मांग रहा है। तो इन चीज़ों का मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए यहाँ के उत्तराखंड के, कि यहाँ पे हर विभाग में कोई ना कोई हाकम बैठा हुआ है और ये हाकम का राज तो खुल गया है, लेकिन अगर हर विभाग को टटोलेंगे तो उसमें कोई ना कोई इस किस्म के लोग इन्वॉल्व हैं और ये सब अधिकारी भी जानते हैं और नेता भी जानते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे लोगों से सुविधाएं हैं। लेकिन आज आपको लगता है कि हमारे युवाओं में थोड़ा जागृति आई है, लोग भी अब ये देख रहे हैं कि ये जो पानी है वो सर से ऊपर चला गया है, अब चुप रहना इसका मतलब अपने राज्य को अपने हाथ से गंवाना है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले कि युवा जागृत होके कोई आंदोलन करें, आंदोलित हों, मैं चाहता हूं कि हमारे नेता इसका संज्ञान लें और सफाई करें उत्तराखंड के विभागों की, जहां जहां बेईमानी और भ्रष्टाचार हैं और दलाल पनप रहे हैं, है ना, उन लोगों की सफाई की जानी चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा करूंगा कि वो कम से कम इस किस्म के जो दलाल होते हैं हाकिम टाइप के, और इनका अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो पता लग जाएगा कि किस हद तक भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी संपत्ति उस आदमी ने अर्जित की है और सारे नेता खामोश होके देखते रहे, सारे अधिकारी देखते रहे। तो इससे यही लगता है कि सबकी मिली भगत है। तो ये संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री को, और जैसे मैंने अभी उरेडा का उदाहरण दिया, इस तरह के हर विभाग में जांच करें। और जो प्रकरण मैंने अभी बताया यहाँ पे वो हमारे मित्र रावत जी का, वो उस प्रकरण की भी जांच की जानी चाहिए। एक और बात जो सबके ज़हन में है वो ये है कि साहब, ये जो लोग पैसे देके नौकरी पा ले रहे हैं और वो सिस्टम का हिस्सा बन जा रहे हैं, वो तो सिस्टम को धीरे धीरे तबाह कर देंगे और ये हम देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये वही उसी का नतीजा है कि जो लोग पैसे दे के आए हैं नेचुरली वो सबसे पहले पैसे कमाएंगे? हाँ, ये बात तो है। अब ये तो जनता जानती है कि अगर कोई नेता वोट लेने के लिए या अपने इलेक्शन में अगर करोड़ों रुपया फूंकता है
तो जानता है, जनता जानती है कि ये वसूल भी करेगा, है ना। और वसूल क्या करेगा? आम जनता के पैसे से करेगा। और अगर आप इनकी संपत्तियों का आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि जब ये राजनीति में आए थे जीरो थे और आज उनकी संपत्ति जो है कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। तो पता नहीं इनकम टैक्स वाले भी इस बात को नहीं संज्ञान में नहीं लेते हैं और इसीलिए हौसले बुलंद हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के हौसले तभी बुलंद होते हैं कि जब उन पे कोई एक्शन नहीं होता है, उनकी तरफ कोई देखता नहीं है, उनकी इन हरकतों पे नज़र नहीं होती है। और अगर चलो विभाग नहीं कर रहे हैं तो जनता को इस पे ध्यान देना चाहिए। मैंने इस बारे में कई कविताएं और कई गीत लिखे भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन गीतों का कोई असर अब न तो नेताओं पे हो रहा है और न जनता पे हो रहा है। बट ये जो गीत आपने लिखा, जो जिसका मैंने जिक्र किया कि साहब आखिरी वक्त तक ताकत लगा लो, मैं नौकरी अपने को ही दूंगा, मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस गाने को दोबारा गा दें और कि लोगों के ज़हन में फिर से ये गीत उतर जाए। हाँ, मैं 2-4 लाइनें गा देता हूँ उसकी। जी। भों कुछ हुए जया रे मारताणी आखिरी दो, भों कुछ हुए जया रे मारताणी आखिरी दो, नेता बाणी दिखोलू रे मारताणी आखिरी दो, तुम देख दी रया रे मारताणी आखिरी दो, पदन चारि हत्योलू रे पर मुख चुन्योलू रे, मंत्री पद लो फ्योलू, मंत्री पद लो फ्योलू रे मारताणी आखिरी दो, फूल माला पैरुलू रे मारताणी आखिरी दो, लेखी पड़ी बेकार बैठान हमारा नौनों को भी ख्याल रख्यान, लेखी पड़ी बेकार बैठान हमारा नौनों को ख्याल रख्यान, ख्याल रख्यान ख्याल रख्यान, पहली अपड़ा लगोलू रे मारताणी आखिरी दो, पहली अपड़ा लगोलू रे मारताणी आखिरी दो, नेता बाणी की दिखोलू रे मारताणी आखिरी दो, तुम देख दी रया रे मारताणी आखिरी दो। क्या बात है। तो ये वो गीत देखिए कब गाया था, मैंने देखा 2000 के आसपास आपने ये गाया था और आज ये गीत 25-30 साल और आज ये बिल्कुल प्रासंगिक हो गया है। अब साख की बात आ रही है कि सबसे पहले बात आ रही है कि हमें अपने ये इंस्टीट्यूशन बचाने होंगे, चाहे वो सचिवालय है, चाहे विधानसभा है, ये बड़े महान इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे और इनको बहुत ही मजबूत करने की ज़रूरत है। आपको नहीं लगता कि अब बदलाव जो आपने कहा सफाई, अब वो अभियान शुरू करना होगा? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि ये सफाई अभियान, लेकिन सवाल यही आता है कि करेगा कौन, सफाई अभियान करेगा कौन। तो मुझे तो एक ही उम्मीद नज़र आती है नौजवान पे कि नौजवान बच्चे जिनके हकूक़ मारे जा रहे हैं, जिन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है इस राज्य में, उन्हीं को आगे आना पड़ेगा और ये सफाई होनी चाहिए। वो चाहे चुनाव के माध्यम से हो या चाहे आंदोलनों के माध्यम से हो, लेकिन सफाई की बहुत ज़रूरत है इस राज्य में। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आ रहा है कि योग्य लोग क्या करें, अब उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जो नौकरी लगी थी उसमें माफियाओं ने एक तरह से सब नुकसान कर दिया, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कुछ बड़ी नौकरियां जो थी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के पास चली गई। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो करें क्या? देखिए, अब ये लोकतंत्र है हमारा, लोकतंत्र तो इसी से चलेगा, इसी व्यवस्था से चलेगा लोकतंत्र। तो चुनाव होंगे और हम अपने नेता प्रतिनिधि भेजेंगे और वो फिर वहाँ पर कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे, नियम तोड़ेंगे, नियमों की धज्जियाँ उड़ाएंगे, लेकिन बीच में हम उन्हें वापस नहीं बुला सकते। वो वहीं रहेंगे 5 साल तक और शायद आगे भी। तो ये व्यवस्थाएं हैं, ये लोकतंत्र की जो कुछ अच्छाइयाँ हैं उनमें एक बुराई भी है, ये लोकतंत्र की मैं मानता हूँ। अब जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेता तो इसमें सुधार करेंगे नहीं, वो अब अपना व्यवहार बदलेंगे नहीं, क्योंकि हमने 20-22 साल से देख लिया है जो भ्रष्ट हैं उन्हें भ्रष्टता के साथ ही अपना जीवन यापन करना है, अपना मंत्री पद और अपना कार्यकाल पूरा करना है। तो ऐसा मैं देख रहा हूँ और मैं ही नहीं सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन लाचार हैं, क्या कर सकते हैं।
ये लोकतंत्र के जो परंपराएं हैं, नियम कानून हैं, उनके हिसाब से ही लोगों को चलना है। तो अब आखिरी उम्मीद इन नौजवानों में है, यही क्रांति करेंगे। एक जो आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि साहब क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट है, बड़े बड़े लोग अब इसमें शामिल हो गए, तो एक सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए कि स्टेट पुलिस इस पे कितना कर पाएगी। ये बहुत, हालांकि एसटीएफ ने अब तक 29 लोगों को पकड़ लिया बहुत रिकॉर्ड टाइम पे, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करा रहे। अब ये तो मुख्यमंत्री का मांग करनी चाहिए कि यहाँ पे सीबीआई की इंक्वायरी हो, सीबीआई को ये केस दिया जाए। ये दोनों मामले जो आजकल बिल्कुल ज्वलंत मामले हैं, ये मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सेंट्रल से या सीबीआई से मांग करनी चाहिए कि वो इन दोनों मामलों को अपने हाथ में ले कि जिस तरह से ये भ्रष्टाचार हुआ है, हो रहा है, तो शायद कुछ नतीजा उसमें निकलेगा। अब देखते हैं। अब लोग तो अनुरोध ही कर सकते हैं, बोल ही सकते हैं। अभी तक तो ये नौकरियों की बात आ रही है, आपको लग रहा है जब संसाधनों के आवंटन किस तरह से हुए हैं आज तक यहाँ पर, इसके भी अगर खुलासे होंगे तो बहुत बड़े बड़े मामले निकल कर आएंगे। बिल्कुल, हमने तो लिखा है यहाँ पे, बजरी खनन हो चाहे कोई भी जो भी गलत हुआ है, चाहे ज़मीनों के घोटाले हों, तो अब मैं कोई पावर तो हूँ नहीं, ना मेरे पास कोई पावर है। मैं थोड़ा सा गीत और कविताओं के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित कर देता हूँ, लेकिन अब इस पे उनके लिए तो ये इसकी कोई वैल्यू है नहीं। वो तो सुन के न सुन के झटक देते हैं इस बात को। लेकिन जनता, जो मैं शुरू में आपसे कहा था कि जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। जनता के हक हकूक़ मारे जा रहे हैं, तो फिर कौन उठेगा उनके लिए? कोई दूसरे राज्य से तो कोई आएगा नहीं। हम ही लोगों को उठना पड़ेगा, हम ही लोगों को आंदोलित होना पड़ेगा, हम ही लोगों को भ्रष्टाचारियों के कान पकड़ने पड़ेंगे, हटने पड़ेंगे, तभी कुछ हो सकता है। और ख़ासतौर से नौजवानों से मेरी अपेक्षा है कि वही क्रांति ला सकते हैं ऐसी स्थिति में। चमोली के हेलंग में एक मामला हुआ, वहाँ पर आपको पता होगा कि महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें थाने में बिठाया गया। वो सिर्फ इसलिए नाराज़ थी कि साहब उन्होंने जो एक जंगल आबाद किया उसमें टीएचडीसी का कूड़ा चला जा रहा है, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि साहब हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, हमें अपने संसाधनों को सुरक्षित रखना है, और ये बहुत हद तक सरकार और हमारे राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है लोगों के साथ साथ। बिल्कुल, ये तो वो तो ऐसी घटना थी कि मैं भी मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई उससे कि एक घास काटने के लिए आपने इतने महिलाओं का अपमान किया, उन्हें घंटों तक बिठा के रखा और उनकी प्रताड़ना की। तो ये हमारे राज्य में जो यहाँ पर जो घास है वो बरसात में उगाई है, उसके बाद वो स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर जानवर के लिए वो ले जाती हैं तो उनको इस तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए था। और इस पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये तो इनका हक है घास काटना, और अपने जानवर पालना और अपना पशुपालन तो इनका हक बनता है। तो इस पर भी आप सही कह रहे हैं, कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं कि जिससे कि लगे कि नहीं भाई यहाँ पे इस राज्य की व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए जो कि किसानों को और ये जो पशुपालकों को इनके हक में जाए। देखिए जी, आप उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा नाम है जिसने यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को न सिर्फ संजोया बल्कि उसे देश दुनिया में प्रचारित भी किया। उत्तराखंड को एक तरह का एक अलग दृष्टिकोण से दुनिया के लोगों ने भी देखा। अब आपकी जो यंग चीफ मिनिस्टर है, उनसे क्या आप कहना चाहते हैं कि साहब आपने बहुत काम किया है इसके संस्कृति को संवारने के लिए, अब आप क्या चाहते हैं? एक आखिरी सवाल आपसे। नहीं, वो युवा हैं और उनसे भी उम्मीद है, हमें बहुत उम्मीद है कि वो इस बात का संज्ञान लेंगे कि यहाँ पे जो इस किस्म की घटनाएं हो रही हैं वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के, बिना किसी सिफारिश के, उनको चाहिए कि वो इस पे सख्त कार्रवाई करें, सख्त एक्शन लें, और वो एक्शन दिखाई दे जनता को कि हाँ ये मुख्यमंत्री ने इस पे संज्ञान लिया है और इस पे कोई कार्रवाई की है। तो तब जाके हम कह सकते हैं कि भाई ये वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कुछ काम किया है या कुछ उन्होंने अपनी विल पावर दिखाई है, वरना तो ये मामले दबते चले जाते हैं, धीरे धीरे ठंडे बस्ते में पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। नरेंद्र सिंह नेगी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि
इस राज्य के भविष्य को बचाना युवाओं की अपनी जिम्मेदारी है। लोगों को आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह अपील की है कि इस मामले पर जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पड़े और जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच कराने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग की इस खास पेशकश को